हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके लेसन 6 कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें न्यूमेरिकल और जो है थ्योरी आपको बताई गई है। अधिकतर मुख्य रूप से न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं। ठीक, आज आपको देखो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये आपका लेसन जो है इस बुक के अनुसार 7वां रहेगा। ठीक, जिसका नाम होगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, देखो चुंबकीय प्रभाव से पढ़ने को है, और वैसे होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि विद्युत जो है अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक, जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करता है तो चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न नियमों से इस बात की पुष्टि हुई है, किसी चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ते समय हम याद करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को यदि ले आए तो उस पर कोई बल कार्य करे। ठीक, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र पढ़ते थे कि किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल लगता है। ठीक, यहाँ पर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर उस पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, या कह सकते हैं उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक, या एक और दूसरे प्रकार से बताते हैं, आपको प्रयोगशाला में जो है कंपास सुई दी जाएगी, चुंबकीय सुई। ठीक, तो जब हम किसी चुंबक के समीप किसी चुंबकीय सुई को लाते हैं तो चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर किसी निश्चित दिशा में ठहरती है। ठीक, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण का प्रभाव होता है केवल घुमाना वस्तु को, उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जो सुई होती है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में
ठहरती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। याद रखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा एरिया होगा जिसमें हम किसी चुंबकीय सुई को लाएंगे तो उस पर एक बलागुण कार्य करेगा और जिसके कारण चुंबकीय सुई जो है घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। ठीक, अच्छा, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ऑरेस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इसमें कहता है आपका ऑरेस्टेड का प्रयोग। ठीक, वो समझा देते हैं, यहां पर लिखे देते हैं। सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की जो घटना है वो विद्युत धारा का क्या है, चुंबकीय प्रभाव। इन्होंने कैसे बताया वो आपको बताते हैं प्रयोग के अनुसार। इसे ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो याद रखना कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये घटना जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत ने अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, चुंबकत्व उत्पन्न कर दिया। ठीक, अब बात आती है कि इन्होंने कैसे बताया, तो ये ऑरेस्टेड का प्रयोग भी है। ठीक, आपको प्रयोग समझाते हैं। उन्होंने प्रयोग में कैसे बताया कि विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक, देखिए, तो ये आता है ऑरेस्टेड का प्रयोग। ठीक, समझ लीजिए केवल इसको करना नहीं। ऑरेस्टेड का प्रयोग क्या है कि ऑरेस्टेड ने किया क्या, एक चालक तार लिया। ठीक, और ये चालक तार ले लिया, इसके सिरों पर एक बैटरी लगा दी। ठीक, और एक यहां पे कुंजी लगा दी। ये कोई चालक तार। ठीक, और इस तार के निकट एक चुंबकीय सुई को रखा। ठीक, इस तार के निकट एक चुंबकीय सुई को रखा। फिर क्या किया कि इन्होंने देखा जैसे ही हम कुंजी को बंद करते हैं चालक तार में धारा फ्लो होने लगती है। बस कुंजी को बंद करेंगे, परिपथ पूरा हो जाएगा, तार में धारा प्रवाहित होगी। और जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है इस सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ये सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इस सुई को घुमा कौन सकता है? इस सुई को तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बलागुण ही घुमा सकता है, क्योंकि हमने चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलागुण कार्य करता है, वो घूम जाती है। अब यहाँ पर जैसे कुंजी बंद की और यहाँ से धारा गई, चुंबकीय सुई घूम गई। चुंबकीय सुई घूमने का अर्थ हो गया कि इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र है।
फिर इन्होंने क्या किया कि बैटरी की ध्रुवता बदल दी, ठीक, मतलब माइनस वाला टर्मिनल इधर किया, प्लस वाला इधर किया, धारा की दिशा पलट दी। धारा की दिशा बदलने पर देखा कि सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है, ठीक। धारा प्रवाह बंद करते ही सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इससे ये प्रूफ होता है कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बता दें आपको थोड़ा सा, किसी चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे ये चालक तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होता है, वलय के रूप में, संकेंद्रीय वलय, जिसके केंद्र जो है इस तार पर ही स्थित होते हैं, ऐसे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये था आपका ऑरेस्टेड का प्रयोग, ठीक। लिखना क्या है, प्लीज नोट में कि ऑरेस्टेड ने एक चालक तार को एक बैटरी तथा कुंजी से जोड़कर चालक तार के समीप एक धारामापी को रखा, ठीक, और देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तार में प्रवाहित धारा की दिशा पलटने पर सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। धारा प्रवाह बंद करने पर विक्षेप सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि घुमाने वाला इसका चुंबकीय क्षेत्र ही है। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रख देंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ था उसके कारण ये सुई घूमने लगी या उसमें सुई घूमने लगी। तो सुई घूमने का अर्थ क्या है? यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो ये आपको ऑरेस्टेड का प्रयोग था। तो सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने ही बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। केवल हमें इतना जानना है। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। लेकिन बात आई कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कोई परिमाण भी होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता मापने के लिए उसका वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बताने के लिए आपको यहाँ पर एक नियम दिया जाएगा, ठीक। तो किसी, ये तो पुष्टि है हमारे पास, चालक तार में धारा प्रवाह होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए आपके पास नियम है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक। बायो-सेवर्ट एक ही नाम नहीं है, दो वैज्ञानिक है, ठीक। बायो-सेवर्ट का नियम ध्यान दीजिए, ये पूछा भी जाता है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? प्रमुख भी है हमारा, ठीक। तो ऑरेस्टेड के प्रयोग में इस बात की पुष्टि हुई है चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करने के लिए आया है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक। क्या है इनका नियम? जैसे हमारे पास ये कोई चालक है, इसके पास कैसा भी चालक आप सीधा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी चालक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो कर, ठीक, आई करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है और इस चालक का एक छोटा सा भाग है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं अल्पांश, छोटा सा भाग, छोटा सा इसका अंश, या कह सकते हैं इसका लघु अवयव, ठीक। और इसमें चूंकि धारा बह रही है तो ये हो जाएगा धारावाही अल्पांश, ठीक। और मान लीजिए इस धारावाही अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, ये लंबाई कितनी है? डेल्टा एल, या डीएल मान सकते हैं सूक्ष्म लंबाई को। ये लंबाई डेल्टा एल है और ये इतना, इसकी लंबाई बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। ये मान के चलिए बिल्कुल बिंदु के रूप में होगा और इसमें धारा फ्लो कर रही है। इस अल्पांश के कारण मान लीजिए इससे आर दूरी पर एक बिंदु है P, वहां कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा क्योंकि तार में धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस अल्पांश के कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। और मान लीजिए ये कोण कितना है? थीटा, ठीक। अच्छा, ये अल्पांश अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ये अल्पांश इधर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इधर भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र अवश्य आएगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम में आया कि इस अल्पांश के कारण उससे आर दूरी पर
स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक, तो लिख देंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक, ये पूरा हमारा तार है जो धारावाही चालक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, धारावाही चालक है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश बहुत छोटा सा, ठीक, किसी धारावाही चालक के अल्पांश डेल्टा एल के कारण, अच्छा जो धारा पूरे चालक में वही अल्पांश में भी है, तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए धारावाही अल्पांश भी बोल सकते हैं। किसी धारावाही चालक के अल्पांश डेल्टा एल के कारण उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। और यहां पर यह भी लिख दें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, ठीक, जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो यहां उत्पन्न होगा, मान लो डेल्टा बी उत्पन्न हो रहा है डेल्टा एल के कारण। अगर ये इसको डीएल लिखते तो यहां पर डीबी लिख देते, ठीक, अवकल रूप में। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब आपको बताने वो कारक कौन कौन से हैं। देखो हमने ऑरस्टेड का प्रयोग में ये केवल बताया गया है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके एक छोटे से भाग डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न होगा। भाई इसमें धारा जा रही है, ये धारावाही अल्पांश है, और धारावाही अल्पांश होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न करेगा। तो ये अल्पांश यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और बिंदु P और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और धारावाही अल्पांश की दिशाओं के बीच का कोण थीटा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर धारा ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे तो फिर थीटा वो नहीं, फिर थीटा ये लेना पड़ेगा, ठीक। अगर धारा, देखो धारावाही अल्पांश की दिशा मालूम किधर मानी जाएगी, जिधर धारा जा रही है, तो धारा ऊपर जा रही है तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो रही है, और ये दिशा, तो ये भी थीटा हो गया। अगर इसी में धारा नीचे आ रही होगी तो ये वाला कोण थीटा मानते हैं, ठीक। तो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक। जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये जो चालक है इसमें या अल्पांश जो है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें उसके अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो लिखेंगे नंबर 1 कौन, डेल्टा बी का मान, मतलब यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो आपका आ जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, चुंबकीय क्षेत्र का धारा के समानुपाती हो गया। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 डाल देंगे, ठीक। फिर आए नंबर 2। नंबर 2 में क्या होगा कि डेल्टा बी का मान अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा अल्पांश की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे यह अल्पांश की लंबाई के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है पूरे अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब डेल्टा बी का मान डेल्टा एल के समानुपाती होगा। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इक्वेशन क्या डाल लें, सेकेंड। ठीक, अब नंबर तीन पे ध्यान दो कि डेल्टा बी का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब थीटा कोण बता दो किन किन के बीच का है, तो थीटा कोण है अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनाते हैं। तो नंबर 3 लिखेंगे, यह अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली, मतलब अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, मतलब साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखेंगे, यह अल्पांश था अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3 क्वेश्चन डाल दें। ठीक, तीसरी क्वेश्चन हो गई डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसके बाद नंबर 4 देखिए, नंबर 4 इसको मिटा देंगे ऊपर। ठीक, यहां लिख रहे हैं नंबर 4 आपका है कि यह अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात डेल्टा बी का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, इसको समीकरण डाल देंगे 4। ठीक, तो बायोसेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक, ये आपका क्या है, ये आपका है धारावाही चालक। ठीक, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर की धारावाही चालक, धारा को ले जाने वाला चालक, तो उसके किसी भी छोटे से अल्पांश के कारण उससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक, अब हम चारों नियमों को मिला दें, मतलब सब में डेल्टा बी लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड की सारी बातें मिला दें। ठीक, लिखेंगे चारों नियमों को, चारों नियमों को क्या करने पर, मिलाने पर। बताओ, चारों नियमों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर। चारों नियमों को मिलाएंगे, डेल्टा बी एक बार, चारों का गुणा होता चला जाएगा। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में क्या आएगा, आर स्क्वायर। आप क्या कर दें कि समानुपात का चिन्ह हटा दें, कोई कांस्टेंट ले लें। समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लेंगे। ठीक, देखिए समानुपात का चिन्ह हटाया, एक नियतांक लिया और यहां पर नियतांक है μ0 अपान 4 पाई। ठीक, आई
डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जहां म्यू 0.4 पाई एक नियतांक है, ठीक, जहां म्यू 0/4 पाई एक नियतांक है, ठीक, और म्यू 0.4 पाई का मान है आपके पास, याद रखना, 10⁻⁻7। इसका मान है म्यू 0.4 पाई, ठीक, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर हम यहीं से म्यू 0 का मान कभी निकालने चाहें तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यदि म्यू 0 निकाला जाए तो 4 पाई इंटू 10⁻�7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। लेकिन अब जानेंगे म्यू 0 क्या होता है। जैसे विद्युत में एप्सिलॉन 0 आता है, एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, उसी प्रकार म्यू 0 को कहते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, ठीक। लिख देंगे यहां पे म्यू 0 को निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहते हैं। इसको भाई म्यू 0 को, ठीक, म्यू 0 को निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक। आपका हमने नियम डेल्टा एल जब अल्पांश की लंबाई लिखी है तो यहां पर डेल्टा भी लिखा है। अगर हम कहते कि इस अल्पांश की लंबाई डीएल है, डीएल अल्पांश की लंबाई हो, ठीक, अगर हम कहते यदि अल्पांश की लंबाई डीएल हो, यदि अल्पांश की लंबाई डीएल माने तो चुंबकीय क्षेत्र मालूम क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र आपका हो जाएगा डीबी, ठीक। तो डीबी बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ये डीएल अल्पांश की लंबाई, ठीक, और सब कुछ और तो वही रहेगा, साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। अल्पांश की लंबाई डीएल है तो चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये तो डीएल अल्पांश की कारण है। अगर हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। कहीं पर आवश्यकता पड़े कि डीएल अल्पांश के कारण निकाला, संपूर्ण के कारण निकाले, तो उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर इधर डीबी आ जाएगा, ठीक है, इधर म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर कर ले, बाकी अंदर बना देंगे। क्या? आई डीएल साइन थीटा अपान आर, ठीक। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के लिए इसमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। वो लिमिट आपको निर्धारित की जाएगी कहां से कहां तक लेनी है। वो जहां कहीं ऐसे आएगी स्थिति वहां पर लिमिट बता दी जाएगी, ठीक। यहाँ पर हम क्लियर नहीं लिख सकते हैं क्या होगा। तो इस प्रकार से हम किसी धारावाही चालक के कारण उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। देखो ये और कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी E बराबर 1/4πε0 Q अपान r, वैसे ही लिखो जैसे वहां निकलता है इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान r। वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो कभी कभी तुलना करवाने को कह देता है, तो तुलना में कोई दिक्कत नहीं, एक दो समानताएं मिलेंगी बस, और कुछ नहीं। तो देखिए आज आप लोगों ने पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक। सभी को इसको तैयार करना है और इसके बाद
आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।